वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 324 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। ठीक है, प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 324 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ है शिल्प और उससे रिलेटेड स्थान। कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश, मधुबनी बिहार, इरी सिल्क मेघालय। बताइए कौन सा सम्मिलित है। देखिए, मधुबनी पेंटिंग तो बिहार में ही है, करेक्ट है। कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश में ही है, 2 बार 3 बार चर्चा हो चुकी है पहले। क्या इरी सिल्क मेघालय है। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। स्वदेशी आंदोलन जो था ना, वो बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन 1905। इसका उद्देश्य था भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना। देखिए 1905 का समय था, ठीक है। बंगाल विभाजन है, कोई पूरी तरह से स्वतंत्रता के बारे में भी नहीं सोच रहा है। गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला करेक्ट है। तो स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक मजबूत विमर्श प्रस्तुत करके विभाजन के प्रस्तावों को विरुद्ध भारत और इंग्लैंड में जनमत तैयार करना था। ठीक है, विभाजन के प्रस्तावों के विरुद्ध भारत और इंग्लैंड में जनमत तैयार करना था। ठीक है, 1942 जो था ना, उसमें गांधी जी आ गए थे करौया मरो पर। ठीक है, और बाकी लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वतंत्रता 1929। ठीक है, सबसे पहली बार। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। एक तरफ है देश, दूसरी तरफ है सैनिक अभ्यास। भारत और श्रीलंका के सामने सूर्य किरण लिखा है। भारत और नेपाल के सामने मित्र शक्ति। भारत और मालदीव के सामने एक्वेरिन। बताइए उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं। एक तरफ है देश, दूसरी तरफ सैनिक अभ्यास, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच नहीं। मित्र शक्ति इंपॉर्टेंट है, भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और मालदीव के बीच एक्वेरिन है, तो तीसरा यहाँ पर केवल करेक्ट हो जाएगा, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। जो सूर्य किरण है वो भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो केवल तीसरा कथन, 3 का गया, तीसरा कथन ही सही सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सवाना तुल्य जलवायु से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लंबी घास और छोटे वृक्ष से इस भू परिदृश्य को पहचाना जा सकता है। किस भू परिदृश्य को। सवाना तुल्य जलवायु। इस प्रकार की जलवायु केवल अफ्रीकी महाद्वीप में देखी जा सकती है। ये केवल वर्ड बहुत गलत करवाता है स्टेटमेंट को। देखिए, सवाना तुल्य जलवायु जो है वो दक्षिणी अमेरिकी सवाना भी है, ऑस्ट्रेलियाई सवाना भी है और भारतीय सवाना भी तो है। एलिमिनेट करिए सेकंड वाले को, केवल पहला वाला करेक्ट होगा। तो सवाना तुल्य जलवायु युक्त भू परिदृश्य को लंबी घास और छोटे वृक्ष की उपस्थिति से पहचाना जा सकता है। और घास के मैदानों को, ठीक है, घास के मैदानों को, इसके घास के मैदानों को बुश बेल्ट भी कहा जाता है। पेड़ों का तना जो है सामान्यतः चौड़ा होता है, जिसमें लंबे समय तक सूखे से बचने के लिए जो है पानी संचित करने हेतु अनुकूलन पाया जाता है, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। सवाना की जलवायु विभिन्न क्षेत्रों में पाई जा सकती है, जैसे कि अफ्रीकी सवाना है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई सवाना है, भारतीय सवाना है। ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। देखिए, जो अफ्रीकी सवाना बेल्ट है उसमें पश्चिमी अफ्रीकी सूडान शामिल है और फिर दक्षिण की ओर जो है पूर्वी अफ्रीका और मकर रेखा के उत्तर में दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका सवाना में 2 अलग अलग क्षेत्र हैं। एक है ओरिनिको बेसिन जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, दूसरा ब्राज़ील के उच्च भूमि भाग जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई सवाना, इसको भी बोल्ड करना चाहिए था। देखिए, ऑस्ट्रेलियाई सवाना मानसून पट्टी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। और भारतीय सवाना में देखा जाए तो उत्तरी कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, तेलंगाना के कुछ हिस्से अर्धशुष्क तथा सवाना
दोनों जलवायु की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। सिंचाई और खेती के कारण यह क्षेत्र अन्य सवाना क्षेत्रों से अलग है, इसलिए गलत है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। फिलिप्स वक्र क्या बताता है? उच्च मुद्रास्फीति में उच्च बेरोजगारी दर को, उच्च मुद्रास्फीति में निम्न बेरोजगारी को, या फिर मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में कोई संबंध ही नहीं बताता, इनमें से कोई नहीं। देखिए फिलिप्स वक्र जो है वो बताता है कि उच्च इन्फ्लेशन जब होती है ना तो बेरोजगारी कम होती है। ठीक है, उच्च मुद्रास्फीति में निम्न बेरोजगारी। तो बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति के मध्य जो है व्युत्क्रम संबंध जब रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसको फिलिप्स वक्र कहते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि मुद्रास्फीति की दर जितनी अधिक होगी बेरोजगारी का स्तर उतना ही कम होगा। इस प्रकार रोजगार के उच्च स्तर को केवल मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर ही प्राप्त किया जा सकता है। देखिए किसी अर्थव्यवस्था में विकास को प्रेरित करने, रोजगार में वृद्धि करने और सतत विकास के लिए शुरू की जाने वाली नीतियाँ फिलिप वक्र के निहितार्थ पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। हालांकि जो फिलिप वक्र है उसके निहितार्थ केवल अल्प अवधि में ही, ठीक है, आंकड़े जो हैं वो सही पाए गए हैं, क्योंकि फिलिप वक्र मुद्रास्फीति जन्य मंदी या स्टैगफ्लेशन की स्थिति जिसके दौरान मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों अत्यधिक होती हैं की व्याख्या करने में विफल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था दीवान ए मुस्तकराज निम्नलिखित में से कौन से कार्य करता था वो? यह विभाग तहसीलदारों की देखभाल करना, प्रतिनिधियों की देखभाल करना, बकाया राजस्व वसूल करना। बिल्कुल तीनों काम करता था, ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित दीवान ए मुस्तकराज का प्रमुख कार्य तहसीलदारों तथा प्रतिनिधियों की देखभाल करना और साम्राज्य के विभिन्न भागों से बकाया राजस्व वसूल करना था। ठीक है, तो ये पूछ ले जाते हैं कि दीवान मुस्तकराज, दीवान बदगान, दीवान अमीर कोही किस किस के विभाग हैं और क्या क्या काम करते थे ये विभाग। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक स्टेटमेंट गलत होगा। लोकसभा का पहला चुनाव वर्ष 1951-52 में हुआ। करेक्ट करते चलें या पढ़ लें एक बार? करेक्ट करते चलें, करेक्ट है। संविधान के प्रावधान 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में आए। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, करेक्ट एकदम। संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के लिए दल बदल विरोधी प्रावधान वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद प्रभाव में आए। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 करेक्ट है, तो यही गलत हो गया। देखिए एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। ये जनवरी गलत है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो एक प्रस्तावना थी उस समय, आज भी एक ही प्रस्तावना है। 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में जिसको अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। एशिया में राइनो की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक सींग वाला गेंडा, राइनो मतलब गेंडे को बोलते हैं, जावा राइनो और सुमात्रा राइनो, या कह सकते हैं जावा गेंडा, सुमात्रा गेंडा। भारत में केवल एक सींग वाला राइनो या गेंडा पाया जाता है और एक सींग वाले गेंडे को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त मतलब इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। देखिए राइनो कई सालों से वुल्नरेबल है, मतलब सुभेद श्रेणी में है। भारत में केवल एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, लेकिन एशिया में जो है गेंडे की 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। करेक्ट है, एक सींग वाला गेंडा, जावा गेंडा और सुमात्रा गेंडा। पहला वाला करेक्ट है, करेक्ट है, तो गलत के निशान क्यों लगाया जा रहा है? ये गलत है, बस केवल 1 और 2 करेक्ट है, तीसरा वाला गलत है। तो थर्ड से कितने एलिमिनेट होंगे? एक ही जाएगा। तो देखिए एक सींग वाला गेंडा गेंडे की 5 प्रजातियों में से एक है, ठीक है। अन्य 4 कौन कौन सी हैं? विश्व स्तर की बात हो रही है अभी। ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, जावा राइनो और सुमात्रा राइनो। एशिया में राइनो की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, एक सींग वाला गेंडा, जावा राइनो और सुमात्रा राइनो, ठीक है। मतलब ये जावा राइनो, सुमात्रा राइनो और ये एक सींग वाला गेंडा। चलिए, भारत में केवल एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, ठीक है।
दूसरा वाला करेक्ट हो जाता है इसलिए। और भारत में गैंडे जो है मुख्य रूप से असम में आपको मिलेंगे, पश्चिम बंगाल में मिलेंगे और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं ये। और इसे IUCN की रेड लिस्ट में जो है वुलनरेबल श्रेणी में रखा गया, मतलब सुवेद श्रेणी में रखा गया, इंडेंजर्ड नहीं है, ये संकटग्रस्त नहीं है। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, पहला दूसरा करेक्ट है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विषय में 2 स्टेटमेंट है, बताने की कौन सा सही है। देखिए, इसे बाघ अभ्यारण्य और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है और यह राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है सभी को पता होगा असम राज्य में स्थित है और लगभग 42,996 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ क्षेत्र में सबसे बड़ा आबादित और प्रतिनिधि क्षेत्र है। ठीक है, देखिए इसे वर्ष 2007 में बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और इस उद्यान को वर्ष 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया, तो पहला करेक्ट हो गया। और इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। वर्ष 1960 की सिंधु जल समझौता जो था, या वर्ष 1960 की सिंधु जल संधि किसकी मध्यस्थता में संपन्न हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, फिर विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए बात है 19 सितंबर 1960 की। 19 सितंबर 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री उस समय के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल का उपयोग दोनों देशों को किस प्रकार किया जाना है या किस प्रकार करेंगे, इस बात का निर्धारण किया गया था। इस संधि के अनुसार जो पूर्वी नदियां हैं जैसे कि रावी, व्यास और सतलज, इसके जल का उपयोग भारत करेगा, तथा जो पश्चिमी नदियां हैं जैसे कि सिंधु, झेलम और चिनाब के जल का उपयोग जो है वो पाकिस्तान के लिए निर्धारित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में, एक टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए या 100 वर्ड 150 वर्ड में आ जाए, तो इतने से अगर शुरुआत करके आगे थोड़ा बहुत और लिख देंगे तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, किसी को बताने के लिए बिल्कुल बोल्ड लाइन है इतनी, टिप ऑफ द टंग। ठीक है, पूर्वी नदियाँ रावी, व्यास, सतलज के जल का उपयोग भारत करेगा और पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब के जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर एज टेस्ट तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।